प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं महेंद्र करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। इस हफ्ते के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रकट किए गए ये विचार। साथियों, आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर की डल झील में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अभिनव आयोजन हुआ, जिसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने जल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इन खेलों में 14 स्वर्ण पदक कयाकिंग और कनोइंग और 10 स्वर्ण पदक रोइंग की स्पर्धाओं में दांव पर थे। मध्य प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 18 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक और कुल 10 पदकों के साथ ओडिशा रहा दूसरे स्थान पर, और केरल ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 7 पदकों के साथ हासिल किया तीसरा स्थान। 20 राज्य इन खेलों में कोई न कोई पदक जीतने में कामयाब रहे। मेजबान जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ियों ने इन खेलों में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। जम्मू कश्मीर के 17 वर्षीय मोहसिन अली ने 1000 मीटर सिंगल्स कयाकिंग का स्वर्ण पदक 4 मिनट 12.41 सेकंड के समय के साथ जीता। मोहसिन के लिए गौरव का क्षण तब आया जब मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की। मोहसिन अली, नमस्ते। नमस्ते सर। मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मोहसिन, आपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका फेस्टिवल, और उसमें भी सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? सर बहुत ही खुश हूँ मैंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया में, जो पहली बार हुआ है यहाँ पर कश्मीर में। लोगों में क्या चर्चा है? बहुत ही चर्चे है सर, पूरी फैमिली खुश है अभी। आपके स्कूल वाले? स्कूल वाले भी सब खुश है। कश्मीर में सब बोलते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो आप तो बड़े सेलिब्रिटी बन गए। यस सर। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स की रुचि कैसे बनी और उसके फायदे क्या नजर आ रहे हैं आप? पहले बचपन में मैंने देखा वो बोट चलती हुई वहाँ पर डल लेक में। पापा ने बोला आप करोगे? मैं हाँ, मुझे भी शौक है। मैं भी फिर गया वहाँ पर सेंटर में मैडम के पास, फिर मैम ने मुझे सिखाया, बिल्किस मैम ने। अच्छा मोहसिन, पूरे देश के लोग आए थे, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ, और वो भी श्रीनगर में हुआ, वो भी डल झील में हुआ। ये इतने सारे देश के लोग आए, तो वहाँ के लोगों को क्या फील होता था? बहुत ही खुशी है सर। सब बोल रहे अच्छी जगह है, पूरा अच्छा है यहाँ पर, फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है। सब यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहा खेलो इंडिया में। तो आप कहीं खेलने के लिए कश्मीर के बाहर गए हैं कभी? इससे मैं भोपाल गया हूँ, गोवा गया हूँ, केरला गया हूँ, हिमाचल गया हूँ। अच्छा, फिर आप तो पूरा हिंदुस्तान देख लिए है। यस सर। अच्छा, ये इतने सारे खिलाड़ी वहाँ आए थे, यस सर। तो नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? सर बहुत दोस्त बना दिए, एक साथ भी घूमे हम यहाँ पर, डल लेक में, लाल चौक में, पूरे जगह घूमे हम सर। पहलगाम भी गए थे। यस सर, पूरी जगह। देखिए, मैंने तो देखा है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स टैलेंट बड़ा गजब का है जी। यस सर। हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है,
वो देश का नाम रोशन करे इतना सामर्थ्य है उनके अंदर और आपने करके दिखाया है। सर मेरा ड्रीम है ओलंपिक में मेडल जीतना, वही ड्रीम है। वाह, शाबाश। वही ड्रीम है सर। देखिए, आपसे सुन करके ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर अभी वही ड्रीम है मेरा, ओलंपिक में मेडल जीतना, देश के लिए नेशनल एंथम बजाना, बस वही ड्रीम है मेरा। मेरे देश का एक मजदूर परिवार का बेटा इतने बड़े सपने देखता है, मतलब ये देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। सर बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट का, जिनने इतना यहाँ पर खेलो इंडिया के यहाँ पर पहली बार हुआ है सर। तभी तो तुम्हारा स्कूल में भी जय जयकार चलता होगा। यस सर। चलिए मोहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी तरफ से आपके पिताजी को विशेष रूप से मेरा धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने मजदूरी की जिंदगी जी करके भी आपकी जिंदगी बनाई है और आपने अपने पिताजी के शब्दों पर बिल्कुल आराम किए बिना 10 साल तक तपस्या की है। ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है और आपके कोच को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जय हिंद। रश्मिता साहू ने कनोइंग की 500 मीटर स्प्रिंट दौड़ में अपने राज्य उड़ीसा के लिए स्वर्ण पदक जीता। रश्मिता से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के जरिए बात की। आकाशवाणी ने भी इन खेलों के दौरान रश्मिता साहू से बात की। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं रश्मिता साहू उड़ीसा से हूँ। मैं कैनोइंग का प्लेयर हूँ। मैं अभी श्रीनगर में आयोजित किया गया हुआ खेलो इंडिया फेस्टिवल में 200 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ उड़ीसा के लिए। इधर जो श्रीनगर में जो आयोजित किया गया खेलो इंडिया का काइकिंग, कैनोइंग, रोइंग का जो इवेंट आयोजित किया गया है वो बहुत बड़ी बात है। और इधर का जो रहने का, खाने का, पीने का, वो सब कुछ सही है, क्योंकि ऑल इंडिया का प्लेयर पार्टिसिपेट किया है। खुद को भी खुशी है और स्टेट को भी। और हम लोग क्या सोचा था कि उधर हम लोग को उड़ीसा में बहुत ज्यादा गर्मी है, इधर भी ठंडी का मौसम है। अचानक आके एक दिन का आउटिंग करके रेस में उतरना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पानी भी बहुत हार्ड था मारने के लिए, उसमें भी हम लोग मेडल लिया है, बहुत खुशी लग रहा है। सरकार अभी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है खेलों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल गेम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, सारे स्पोर्ट्स के ऊपर। हम लोग को वाटर स्पोर्ट्स भी हो, अगर कुछ जरूरत है, हम लोगों ने उड़ीसा गवर्नमेंट को बोल रहा है हम लोग को ये मदद चाहिए, वो सारा मदद कर रहे हैं। उधर से भी उड़ीसा गवर्नमेंट भी दे रहा है और हम लोग का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। हमारा रीजनल सेंटर कोलकाता, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं हम लोगों को। बहुत ही अच्छी बात है ये जो फेस्टिवल खेलो इंडिया का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है सब इतना अच्छा घर का नहीं होता है जो कि एफोर्ड कर सके। उसका खुद का किट वगैरह हो, जूता हो, कुछ भी हो, उससे बहुत मदद मिलता है उन लोग को आगे जाके प्रैक्टिस में भी और सभी में बहुत मदद मिलता है खेलो इंडिया से। संघर्ष रश्मिता की इस स्वर्ण कथा को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। जर्नी तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी। जब मेरा फैमिली का सब कुछ सही था, जब बचपन से, जब 2011 में मेरा पापा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम ही हम लोग को दुख का थोड़ा सा पता चला कि क्या है होता है बोल के। नहीं तो बहुत खुशी खुशी हम लोग का फैमिली चल रहा था। जब पापा का एक्सीडेंट हो गया उस टाइम घर बनाने के लिए सोचा था, इसके लिए सारा पैसा उसमें चला गया। जब मम्मी ने बाहर काम करने के लिए गया, जो इंसान कभी घर से महारानी बना था वो बाहर जाके उसको काम करना पड़ा। उसके बाद 2015 में मम्मी ने से नानी के घर में था, उसके बाद काम करने के लिए उधर से जा रहा था तो उनका भी डेथ हो गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट से हो गया था। तो फिर मैं 2016 में 10th कम होके 2017 में जब आया, उस टाइम में स्पोर्ट्स क्या है वो तो नहीं पता था मेरे को। इतना नहीं पता था कि मतलब जो मेरे सच में बताऊँ तो मैं मेरा नानी के घर से मेरा पापा का घर, पापा के घर से नानी के घर के अलावा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। और थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करने से अपने आप रास्ता खुल जाएगा। जो लड़की कभी मेरा नाना के घर से, पापा के घर से ज्यादा नहीं देखा था, कटक का हूँ लेकिन कटक भी नहीं पता था, वो लड़की अभी ऑल इंडिया घूम लिया। मैंने सब ऑल इंडिया घूम लिया। अभी इंटरनेशनल के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल भी खेलने के लिए कोशिश करूँ। मैंने बहुत बार सोचा है कि मेरा मम्मी के डेथ के बाद मेरा दादी ही खाना वाना बनाती थी। बड़े पापा की फैमिली भी है, उसके बाद वो लोग भी बहुत मदद किया है
और मैंने हॉस्टल छोड़ने के लिए सोचा था। फिर मैंने पापा को बताया था, पापा मैं हॉस्टल छोड़ दूंगी और खाने पीने के लिए पापा जाएंगे मछली बेचने के लिए 15-16 किलो मछली लेके, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी भी पापा का सिर में जो एक्सीडेंट हुआ था उनका अभी भी प्रेशर आ रहा है। मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत रोना आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं हॉस्टल छोड़ देती हूँ। फिर मेरे पापा बोलते हैं नहीं नहीं, तुम अगर हॉस्टल में छोड़ देगा तो मैं क्या ही, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ऐसे में डिप्रेशन में रहती हूँ, तुम इसे करेगा। तो फिर मैंने बहुत रो रो के हॉस्टल में जब प्रैक्टिस करती थी, जब मन करता था कि नहीं मैं छोड़ दूंगी, मेरे से ऐसे नहीं हो रहा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं खुद को मोटिवेट करती थी, मैं अगर छोड़ दिया तो मेरा फैमिली को कौन देखेगा, क्योंकि मैं घर का बड़ी लड़की हूँ, मम्मी भी नहीं है, पापा का भी ऐसा है, अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या करूंगी। पापा को 2011 में जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम नानी के घर में ही था। उस टाइम वो क्या हुआ था कि एक ट्रक ने आके ठोक के दूसरा ट्रक ने चढ़ा दिया था। तो पूरा हम लोग जब गया था उस टाइम मैं पढ़ाई में उस टाइम बहुत अच्छा था। उसके बाद है ना मेरा पापा को जब ले गया उस 2 साल के बाद तो पापा चलने लगे, क्योंकि उनका पैर का जो मांस है ना वो पूरा चला गया था और सिर का पूरा फट के ये हो गया था। तो डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया कि नहीं, ये इंसान को हम बचा नहीं सकते। फिर भी भगवान का, उस जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है, वो लोग ने पूरा, पापा को सबका आशीर्वाद था इसलिए पापा तो जिंदा हो गया। मम्मी का भी सेम था। मम्मी जब काम करने के लिए जा रही थी उस टाइम मतलब घर में सब उनको रिलेटिव में जो है वो लोग अच्छा नहीं था, वो लोग ने बहुत उनको खराब बोला था कि बाहर में काम करने के लिए जा रहा है, क्या कर रहा होगा, हम लोग को क्या पता, ऐसे ऐसे बोल के फिर मम्मी ने ऐसे पापा को बोलते थे तो पापा ने मारते थे मम्मी को। मतलब पापा का दिमाग खराब हो गया था ना, इसलिए जो उनको बोलते थे वो वही करते थे। पूरा बच्चा का दिमाग जैसे हो गया था। पापा तो मतलब कुछ भी करते थे उस टाइम, हम लोग सब देखते थे बच्चा लोग। फिर पापा ऐसे न्यूज़पेपर से भी कुछ भगवान का काट के उसको सेलो टेप वगैरह में लगा के ऐसे ऐसे जो भी मानसिकता खराब थी वो उनके हिसाब से काम करते थे। तो पापा को ऐसे ऐसे बोलते थे तो पापा भी गुस्सा हो जाते थे, मम्मी को गाली देते मारते थे। इसलिए मम्मी ने एक बार गुस्सा होके चली गई थी और उधर उनका एक्सीडेंट होके उनका डेथ हो गया। वो तो पता नहीं था ऐसे होगा बोल के। बाद पापा ने धीरे धीरे रियलाइज किया, उनका दिमाग ठीक हुआ। उसके बाद अभी भी पापा मम्मी को याद करके बहुत रोते हैं, मेरे को भी देखने से भी। लेकिन पापा इतना हम लोग को ऐसा नहीं करने दिया कि नहीं कुछ हुआ है बोल के, उन्हें हमेशा इतना स्ट्रांग है फिर भी हम लोग को रखा है। मैं और मेरा एक छोटा भाई है। पढ़ाई मैंने चौधर में ही किया है, मेरा अपना का गाँव में। मैंने 10th कंप्लीट करके चौधर गर्ल्स हाई स्कूल में एडमिट किया था। उसके बाद मैंने 12th भी उधर खत्म किया। उसके बाद मैंने इधर मेडल, सीनियर में मेडल लिया जब उड़ीसा पुलिस में अप्लाई किया था। फिर मेरा उड़ीसा पुलिस में सिलेक्शन हो गया 2024 में। उसके बाद मैं घर को अभी संभाल रही हूँ। शादी वगैरह तो सब लोग बोलते हैं शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन शादी करना तो एक लड़की होके तो शादी करेगा तो करेगा। लेकिन अभी तो मैं मंजिल पे पहुंचा हूँ, अभी मैं शादी कर देगा तो फिर बाप भाई को कौन देखेगा। मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ, घर के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, देश के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। शादी सब कुछ नहीं है, मैं आगे चल के कर सकती हूँ, लेकिन अभी तो एक बार शादी हो गया तो खुद का ये मैं परेशान हो जाएगा ना। इसके लिए मैं जॉब लगाए तो मेरा फैमिली के लिए पहले कुछ करना चाहती हूँ। लगातार 3 नेशनल गेम्स जो हुआ है मैंने तीनों में पार्टिसिपेट किया है और मेडल भी है तीनों में नेशनल गेम्स में, और चैंपियनशिप में भी बहुत सारे मेडल है। और मैं उसको जो भी हम लोग का कैश अवार्ड वगैरह मिलता है वो भी मैं घर का काम पे लगाती हूँ, और मेरा भाई को भी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करती हूँ। और पापा को अभी मैं भी सोच रही थी पापा को बोल दूं कि पापा अभी काम करना छोड़ दो। मैंने बोला भी है कि पापा अभी काम करना छोड़ दो, मैं देख लूंगी। पापा ने बोला कि नहीं, मैं धीरे धीरे करके करती हूँ, क्योंकि अभी जो काम करने वाला जो लोग रहते हैं वो उसको बैठने से वो बैठ नहीं पाएंगे। और मेरे पापा का इतना बॉडी खराब है, वो उनका थोड़ा सा काम कर रहे बोल के बॉडी चल रहा है, अभी एक साथ बैठ जाएंगे तो उनको भी शरीर काम नहीं करेगा। इसके लिए पापा बोल रहे कि काम तो नहीं छोड़े, इसलिए मैं भी जो भी कर सकती हूँ अभी घर बनाऊंगी और पापा को ऐसे रखूंगी। मेरा लाइफ में 2 टारगेट है। पहला टारगेट है मैं इंडिया के रिप्रेजेंट करूँ, मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और दूसरा है मैं मेरा पापा और भाई को खुश रखूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ मेरे पापा भाई के लिए। लेकिन एक चीज तो बोलना चाहूंगी, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका मोटिवेट है ना, जो उसका अड़ोस पड़ोस भी है वो लोग भी मतलब मेरे को ऐसे बोला था कि तुम ओलंपिक में कब मेडल ले रहे हो। ओलंपिक में छोड़ दो, जब मैं नेशनल गेम्स में मेडल लिया था, दूसरा स्टेट में कोई भी मेडल लेने से वो लोग को बहुत फैसिलिटी था, नहीं हमारा बच्चा मेडल लेके आया। लेकिन हम लोग का उड़ीसा में गवर्नमेंट तो बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन जो आसपास का लोग रहते हैं वो लोग पूछता भी नहीं है, समाज तो पूछता भी नहीं है। लेकिन जब आते हैं ना तब मतलब समाज को ऐसा है कि तुम कर लो कुछ अच्छा, उस टाइम पूछते। जब जॉब हो गया मेरा, अरे तुमने तो जॉब कर लिया, अच्छा हुआ, तुम्हारा पापा का दुख तो लौटाया, लेकिन मैंने क्या किया है, किससे कैसे किया है, वो तो कोई नहीं समझता है। हाँ, वो तो सबको समझना चाहिए। मैं तो इतना दुख होए उससे सह के कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा अभी मेरे जगह पे दूसरा भी कोई बच्चा होगा वो लोग भी सोचता होगा कि मेरा समझ भी आके मेरे को भी बोले कि नहीं बेटी तुमने तो बहुत अच्छा नाम कमाया है, हमारा गाँव का नाम रखा है। वैसे है ना, सबको बोलना चाहिए, वैसे बच्चा का और भी मोटिवेट
मोटिवेट होता है। जो लोग मेरे को बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता है, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे पता था ये कर सकता है। खेलो इंडिया के तहत वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर में हुआ। ये एक नया और महत्वपूर्ण आयोजन था। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सौमित्रो बोस, आप हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार, और साथ में प्रीत सिंह, आप राष्ट्रीय कोच है कायाकिंग और कैनोइंग के। सौमित्रो जी, आपसे शुरू करूंगा। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ी मुहिम और इसमें वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार हुआ। बताएं कि ये प्रयोग कैसा था? पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस साल खेलो इंडिया का कैलेंडर में दो नई चीज है, खास करके दोनों ही वाटर है। कि पहले कि आपको मई में बीच गेम्स जो दीव में हुई, अभी जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल डल लेक में हुआ। कहीं कायाकिंग एंड कैनोइंग अलग फेडरेशन है, रोइंग फेडरेशन अलग है। इकट्ठे एक साथ तीनों स्पोर्ट को मिलके ओपन एज कैटेगरी में कोई नेशनल लेवल कंपटीशन इंडिया में फर्स्ट टाइम है। एक बड़ी चीज है। दो क्या कि जी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे बहुत सारे खेलो इंडिया सेंटर्स है भारतवर्ष में, जो साइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्टिविटीज वहाँ चलती है, मगर इसके एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म को जरूरत था, और ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल डिड एग्जैक्टली दैट, वो प्लेटफॉर्म दिया है। सौमित्र जी, ये बताएं कि कौन कौन सी स्पर्धाएं इसमें हुई और कौन कौन सी कैटेगरीज उसमें थी? इसमें आपका 3 मेडल स्पोर्ट था, जिसमें कायाकिंग, कैनोइंग एक और रोइंग। 24 गोल्ड मेडल, उसमें से 10 रोइंग में थी और 14 कायाकिंग कैनोइंग में। खास करके इवेंट्स तो और भी सारे होते रहते हैं, मगर ये जो 24 गोल्ड मेडल इवेंट्स है सारा ओलंपिक इवेंट्स है। क्योंकि आप अगर कोई कभी भी यहाँ से कोई क्वालिफाई कभी करेंगे फ्यूचर में, तो ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन है। ओलंपिक से पहले आपके एशियन गेम्स है। रोइंग तो हम तो पार्टिसिपेट करते रहे हैं, आपको पता है कि हमने सारा ओलंपिक्स में बहुत सारे ओलंपिक्स को हम देखे हैं। 1-2 ओलंपिक्स यहाँ भी थे श्रीनगर में। मगर द गुड थिंग इज कायाकिंग कैनो के लिए ये बड़ी बूस्ट है। इतना प्रोत्साहन जो इनको मिला है ऐसा सरकार की तरफ से, इतने सारे बच्चे आए खेले हैं, 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आए हैं, 400-500 एथलीट्स और टेक्निकल ऑफिशियल्स मिला के खास करके 600 एक साथ श्रीनगर में पार्टिसिपेट किए। ये फेस्टिवल नहीं था, कार्निवल नहीं था, ये रियल लाइफ कंपटीशन था। सुमित्रा जी, हमारे यहाँ पर परंपरागत खेलों की बात भी होती है, तो इस दृष्टि से बहुत सारी परंपरागत नौकायन की स्पर्धाएं हमारे यहाँ होती है। जैसे चीन में ड्रैगन बोट होता है, इसी तरह आपने देखा होगा कि केरल में नेहरू ट्रॉफी होती है और बहुत सारे परंपरागत बोट उनकी स्पर्धाएं होती है। तो परंपरागत बोट स्पर्धाओं का आयोजन इसमें क्यों नहीं रखा गया? क्या इसकी संभावनाएं आगे हैं? इसमें है। इसमें 3 आपका डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट भी था। इसमें शिकारा स्प्रिंट था, आपका वाटर स्कीइंग और ड्रैगन बोट रेस। इसका उपलब्ध भी थोड़ा अलग था। जैसा इसको कार्निवल कहा गया, फेस्टिवल कहा गया कि एक तो इसका एक कॉम्पिटिटिव फ्लेवर था जिसमें 24 गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई हो रहा था, 400+ एथलीट्स खेल रहा था। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन जो है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सबको ये देखिए रेस, कैनोइंग, कायाकिंग, टेक्निकल चीजें हैं, समझ में मुश्किल हो सकती, मगर मान लीजिए जो शिकारा में आप टहलते हो, डल लेक में आराम से घूमते रहते हो, वो अगर स्प्रिंट रेस कर रहे हैं, उसके देखिए इसका बहुत अट्रैक्शन है, फ्लेवर है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का 2 ऑब्जेक्टिव, 2 मकसद था। एक तो है कंपटीशन, 2 है कि जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को वापस लाना। और आपको ये भी पता होगा खेलो भारत नीति में जो 5 पिलर है, इसके स्पोर्ट्स टू यूज एज अ इकोसिस्टम टू प्रमोट टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स गुड्स। ये जो पूरा इकोसिस्टम है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट जिसमें 2 खेलो इवेंट हो रहा है। एक विंटर गेम्स, इनके पास ऑलरेडी 4 एडिशंस ऑफ विंटर गेम हो चुका है। दिस इज द ओनली स्टेट जो सरकार इतना प्रोत्साहन दे रहा है, हाई प्रायोरिटी में रखा है कि नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट टूरिज्म एज वेल। प्रीत जी, आप राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। हमारे यहाँ पर जो रोइंग की स्पर्धा है, खासतौर पर रोअर्स जो है, चाहे वो सिंगल स्कल हो या दूसरी रोइंग की स्पर्धाएं, उनमें तो ओलंपिक स्तर पर भी हम प्रतिनिधित्व करते आए हैं और एशियाई स्तर पर हम लगातार पदक भी जीते हैं। लेकिन कयाकिंग और कैनोइंग में हमारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं। बताएं कि इस स्थिति के कारण क्या भविष्य में हम देख सकते हैं कि कयाकिंग और कैनोइंग में भी हमारे एथलीट्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अच्छा कर पाएंगे? कयाकिंग, कैनोइंग जो बेसिकली जो स्पोर्ट्स है, ये यूरोपियन स्पोर्ट्स है, तो जो रोइंग है वो ब्रिटिशर स्पोर्ट्स है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि यूरोपियन कल्चर जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल, अगर ब्रिटिश कंट्री से देखा जाएगा। तो इंडिया में कयाकिंग, कैनोइंग जो स्टार्ट हुआ वो 1985 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फेडरेशन बना, और 1988 में जो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप होस्ट किया गया वो भी डल लेक में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में करवाया गया। अगर हम देखें कि हमें 38 ईयर हुए हैं अभी स्टार्ट किए हुए, और हमारे पास अभी
एशियन जूनियर चैंपियनशिप में और एशियन चैंपियनशिप में लगातार हम मेडल जीत रहे हैं। बट हमारे पास 1988 से लेके 1994 में हमने पहला एशियन गेम मेडल हमारे पास आया, ब्रॉन्ज मेडल जो हमने लिया, जिसमें जॉनी रोमल साहब और सीजी कुमार साहब जो हैं, जो अभी जो साई में कार्यरत हैं एज ए असिस्टेंट कोच की पोस्ट के ऊपर केरला में। तो अभी उसके बाद लंबा गैप चला गया, कुछ ट्रेनिंग रीजंस ले लो, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन कोचेस उस समय आए, तो 94 में हमारे पास रशियन कोच आए, वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दिया, तो बाहर की सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग मिला खिलाड़ियों को। तो जो कैंप्स थे वो लंबे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलते थे। केरला में इसको स्टैब्लिश किया गया, इसका सेंटर जो था LIP केरला में पहला सेंटर इसको स्टैब्लिश किया गया। हिमाचल में भी हुआ। देन पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहला सेंटर जो साई की तरफ से था, वो स्पेशल एरिया गेम्स, जो क्योंकि ग्राउंड इवेंट्स के ऊपर हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी हमने भागना है दौड़ना है तो हम ग्राउंड लेके दौड़ सकते हैं। बट वाटर गेम्स के लिए हमको वाटर बॉडी चाहिए, और वाटर बॉडी भी ऐसी हो जिसमें कोई करंट वाटर ना हो, फ्लैट वाटर स्पोर्ट्स है हमारी, तो हमको उस तरह की बॉडी ढूंढनी पड़ती है। मैन मेड्स जो है हमारे पास अभी तक सिर्फ एक ही हम देखते हैं, पूना में जो आर्मी रोइंग नोड है जो चैनल है, बाकी जो सारे हैं वो नेचुरल्स हमारे पास बॉडीज हैं, तो उसके अंदर हम स्पोर्ट्स करते हैं। बट अभी रिसेंटली जो लास्ट एशियन गेम्स में हमारे पास दोबारा से मेडल आया, जिसमें सलाम सुनील सिंह और अर्जुन सिंह ने उनकी जोड़ी ने C2 में मेडल लिया, तो अभी रास्ते जो है वो खुल गए हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो अप होता है खिलाड़ी को। जैसे अभी खेलो इंडिया इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो खेलो इंडिया इवेंट्स जैसे कंपटीशन जब खिलाड़ी को मिलते हैं, तो हमको ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को इवेंट मिलना और एक्सपोजर मिलना, कंपटीशन में खेलना, और जितने ज्यादा कंपटीशन बच्चा खेलेगा उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता चला जाएगा। अभी आप रिसेंटली देखिए हमारे कंटिन्यू कैंप्स चल रहे हैं। इस साल हमारे बच्चे जो हैं वो जापान में जाके मेडल लेके आए हैं, अभी थाईलैंड में एशियन चैंपियनशिप हुआ है जूनियर, उसमें मेडल लेके आए हैं। जो कंटिन्यूटी में हमारे बच्चे पिछले लास्ट 3-4 ईयर्स में कंटिन्यू एशियन चैंपियनशिप में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक रास्ता मिल जाता है तो फिर वो रास्ता पीछे वाले बच्चे भी पकड़ लेते हैं। समझ लीजिए कि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली है, इजीली अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, हम इजीली मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बट एक बोट को परचेज करना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, जो 2.5-3 लाख का बोट फॉरेन से आता है। अभी इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। लोकल जो हमारी इंडियन मेड बोट्स है उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, उनकी रिलायबल बोट्स हैं कि हम उसमें बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं, नेशनल लेवल तक बच्चा उसमें मेडल ले सकता है। अभी मोहसिन अली ने जो मेडल लिया है उसने भी इंडियन बोट में ट्रेनिंग करके ही मेडल लिया है। तो कहने का भाव यह है कि अभी बच्चों के पास जो रिसोर्सेज पहले कम थे, अभी रिसोर्सेज अच्छे होते चले जा रहे हैं। बीच में जो एक गैप आया, जो बाहर से इक्विपमेंट लेके आना, परचेज करना, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना कि गवर्नमेंट आपको लेके देगा, या आर्मी जो शुरू किया था, शुरुआत किया गया था इंडियन आर्मी से ही इक्विपमेंट लिया गया, तो वो सारी चीजें अभी जो है वो खुल चुकी हैं। MP स्टेट देखिए, MP में अभी अकेडमी ने पिछले 15 साल से लगातार कंटिन्यूटीज में मेडल ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां पे उन्होंने पर्सनली इसके ऊपर फोकस किया, फॉरेन से इक्विपमेंट मंगवाया, और कंटिन्यू वहां पे उन्होंने अभी 2019 में वहां पे ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाया, बाहर से खिलाड़ियों ने आके पार्टिसिपेट किया। तो जब हम बाहर के खिलाड़ियों के साथ जितना ज्यादा compete करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, हम उनकी स्ट्रेटजी जान पाएंगे। तो जितना ज्यादा कंपटीशन करके स्ट्रेटजी जानेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं हमारे ओलंपिक में क्वालिफाई करने के और एशियन गेम्स में मेडल लेने के। प्रीत जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं सेनाओं का, खासतौर पर वाटर स्पोर्ट्स में सेनाओं का बहुत योगदान रहा है। रोइंग की जहाँ तक बात करें तो पूना में, उसके बाद हैदराबाद में इस्माइल बेग जी सेना के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जहाँ तक कैनोइंग और कायाकिंग का भी जिक्र आता है तो बहुत सारी जगहों पर NCC के कुछ कैडेट्स भी ये काम करते हैं। उदयपुर में भी इसका सेंटर है, पोंग डैम में हिमाचल गवर्नमेंट ने भी बनाया था। तो बताएं कि जो नए बच्चे आए और खासतौर पर आर्मी में भी क्या इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और आर्मी के अलावा साई या दूसरे सेंटर्स में भी नए बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है? बिल्कुल, हमारे पहले तो आर्मी बॉय स्पोर्ट्स सेंटर जो एक साई की ही स्कीम थी, तो जिसको हम बॉय स्पोर्ट्स कंपनी बोलते थे, तो आज भी वो रन कर रही है। जो बच्चे वहां से निकलते हैं वो डायरेक्टली आर्मी में भर्ती होते हैं, चाहे वो एज ए सोल्जर के रूप में हो, चाहे वो नायक सूबेदार के रूप में हो, चाहे वो हवलदार के रूप में हो, तो उनको भी एक बूस्टअप मिलता है। दूसरा सर, हमारा जो अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं काफी आगे आ गई हैं। SSB है, ITBP है, CRPF है, BSF है। अभी रिसेंटली CISF जो है हमारी, उन्होंने भी अपनी टीम जो इसकी बिल्ड की है कैकिंग कैनोइंग की। तो इनकम टैक्स में हमारा स्पोर्ट्स जो कैकिंग कैनोइंग अभी बिल्डअप हो गया, उसकी टीम बन गई है। तो इसका मतलब सर ये है कि बच्चे जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से निकल के अपग्रेड होके नेशनल में मेडल लेके इंटरनेशनल लेवल पे अपना स्तर पे अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हमारा जो आर्टिलरी भी खेलती थी, तो अभी जो एक नोड की टीम बना दी गई थी, उसके बाद 2010 के बाद के नोड की टीम ही पार्टिसिपेट करेगी, इंडियन पुलिस की टीम पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि बाकी सिविलियन बच्चों को भी मौका मिले आगे आके मेडल लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत थी फेडरेशन की तरफ से। तो अभी इंडियन आर्मी में और नेवी के अंदर काफी कंपटीशन रहता है। जब इनकी आर्मी ट्रायल्स होते हैं, दोनों को मिलकर सर्विसेज टीम बनाई जाती है। तो जो नेवी का बेस पहले था वो कोची में था, अभी वो
शिफ्ट होकर भोपाल में कर दिया गया है। अभी फेडरेशन की तरफ से हमारे जो प्रशांत कुशवाहा जी हैं, उन्होंने भी साई की स्पोर्ट से और अपना पर्सनली उन्होंने जो अकेडमी खोली THDC कोटेश्वर में, जो एक पर्सनल उनकी वाटर स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अकेडमी खोली गई, जो THDC के साथ कोलैबोरेशन किया गया, MOU साइन किया गया, तो उसकी भी इनोग्रेशन जो थी वो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे थॉमस किंजिटो, वो आए थे, उन्होंने किया था। तो वहां से खिलाड़ी बहुत निकल रहे हैं। कहने का भाव सर ये है कि आर्मी हो चाहे अभी सिविल हो, अभी फाइट होती है। पहले सिर्फ आर्मी ही मेडल लेती थी, अभी नेशनल चैंपियनशिप में हमको फाइट देखने को मिलती है। सिविलियंस बच्चे भी आके आर्मी को बीट करके मेडल लेके जाते हैं कुछ इवेंट्स में। समुद्र जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं स्टेट्स का। पिछले एक दशक में मान के चलिए कि राज्यों की भागीदारी, केंद्र सरकार की तरफ से तो आयोजन होते हैं, बजट दिया जाता है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है, साई हो गया, और इसके अलावा खेलो इंडिया जैसे आयोजन शुरू हो गए। लेकिन स्टेट्स की दाद इसलिए देनी पड़ेगी, खास तौर पे जब वाटर स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश, जिसको हम खेलों में बहुत सारी जगहों पर इस ढंग से नहीं मानते कि मध्य प्रदेश खेलों में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ देखिए अव्वल है। और इसका कारण ये कि उन्होंने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इस तरह मध्य प्रदेश ने देखा जाए तो बहुत सारे हॉकी के टर्फ्स बनाए हैं, लड़कियां वहाँ बहुत अच्छा खेल रही हैं। और आयोजन की जहाँ तक बात आती है तो जम्मू और कश्मीर ने इसका सुंदर आयोजन किया, यानी स्टेट्स खेलों का आयोजन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने यहाँ अकेडमीज और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो खास तौर पर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके संदर्भ में बताएं कि स्टेट्स इतना आगे आ रहे हैं, ये कितना हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। आपको मैं एक कॉन्क्लेव के बारे में बताना चाहता हूँ कि मार्च महीना में हैदराबाद में एक चिंतन शिविर हो, इसमें सारे स्टेट्स का सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स को हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी ने उनको बुलाया है, और उसने एक ही मैसेज डाला कि अगर हमको देश को तरक्की करना है, इसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो भी हम कम करेंगे, स्टेट्स अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसका जरूरी ये नहीं है कि जो साउदर्न इंडियन स्टेट्स है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, सबको कंट्रीब्यूट करना है। खास करके एवरी रीजन इसका अपना अपना स्ट्रेंथ है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको ताज्जुब होगा कि जो कैनू और कायाकिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेडलिस्ट है, उड़ीसा में ट्रेनिंग करते हैं, कोच है मणिपुरी, और बच्चे जो है खास कर मणिपुरी हैं। हम तो मणिपुर को तो एसोसिएट कैसे करते हैं, फुटबॉल और बॉक्सिंग से। काइकिंग तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो आप तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पता चल रहा है कि मणिपुर में इतना सारा टैलेंट है जो वाटर स्पोर्ट्स में भी आ सकता है। खास करके ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स, ये वन साइडेड नहीं हो सकती, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड विद द सेंटर। 5 हमारे नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। उड़ीसा सेकंड केस हुआ बिकॉज जगतपुर में वाटर सेंटर फैसिलिटी है। एमपी तो सेल्फ स्टाइड का अपना स्टेट का कंट्रीब्यूशन, इससे अदर जो स्टेट्स हैं इनको खास करके उसको लेसन लेना चाहिए कि देखिए एमपी अगर कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 18 ऐसा स्टेट्स एंड यूनियन जिसको एक मेडल मिला। इससे पता चलता है कुछ लेगेसी या कुछ हो रहा है कि ये मेडल जीत सकता है। और खास करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इतना जो फैसिलिटीज बन चुका है, ऑलमोस्ट एवरी रीजन में एक नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। यह एक मजेदार बात और है कि राजस्थान का जब आप जिक्र करते हैं तो आपके जहन में रेगिस्तान के टीले आते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि राजस्थान के एथलीट्स या वाटर स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलिए सब कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे भी स्टेट्स है और ऐसे भी यूनियन टेरिटरी जिसके पास वाटर बॉडीज है मगर पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर ऐसे भी स्टेट्स है जिसके पास कोई पानी का कोई नजारा नहीं है, वो भी आके मेडल जीत रहा है। कुछ तो सेंसिटिविटी है, कोई भी अवेयरनेस है। और खास करके ये खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है, आपका आकाशवाणी का टीम पहुंच के लाइव कर रहा है, दूरदर्शन लाइव कर रहा है। आप सोचिए कि कोई भी स्पोर्ट्समैन को हम लाइव टेलीविजन में दिख रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या मोटिवेशन और कन्विक्शन लेवल बढ़ सकता है। और ये जस्ट शुरुआत है। और ये तो जैसे खेलो इंडिया का कैलेंडर है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो प्लान्स हैं, ये हमेशा होते रहेगा। सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स नहीं, आपको नया नया खेलो इंडिया में इवेंट्स देखने को मिलेगा। और इससे अच्छा कन्विक्शन और मोटिवेशन क्या हो सकता है। प्रीत जी, थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं। देखा जाए तो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में अभी जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, एक दशक पहले शून्य थी। यानी कायाकिंग, कैनोइंग क्या होता है ये भी लोगों को पता नहीं था, रोइंग क्या होता है ये भी पता नहीं था। और अब आलम ये है कि काफी खिलाड़ियों को लोग जानते भी हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को पहचानते भी। एनकरेजमेंट स्टेट्स भी दे रहे हैं, सेंटर की तरफ से ये मिल रहा है। ये बताएं कि ये जो भारत में खेल क्रांति है और उसके साथ साथ जो नई खेल नीति भी आई है, सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना होगा कि उन्होंने मन की बात में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में विस्तार से बोला है और तो और खिलाड़ियों से सीधी बात भी की है। तो बताएं कि इन चीजों से कितना फर्क पड़ा है, खास तौर पर आप जैसे कोचेस के लिए ये चीजें कितनी एनकरेज करती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी
मोदी जी ने जब मोहसिन अली जी से और रश्मिता साहू जी से फ़ोन पे टेलीफोनिकली बात किया मन की बात में, तो सारे ही देश में एक अलग ही उत्साह था, सारे कोचिस में, सारे एथलीट्स में, कि हमारी गेम को भी आज इस लेवल पे जाना जा रहा है कि हम उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं कि कैकिंग कैनोइंग के नाम पे किसी को बोला जाता था तो बोलता था ये कौन सी स्पोर्ट्स है। बट आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको उस स्तर पे पहुंचाया, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने, कि जिसको कोई नहीं जानता था उसको आज सारा देश जान रहा है कि ये भी कोई स्पोर्ट्स होती है। क्योंकि जब तक कोई स्पोर्ट्स दिखेगा नहीं तो पेरेंट्स तक वो चीज़ पहुंचेगी नहीं, पेरेंट्स अपने बच्चे को इसलिए मोटिवेट नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वुमेन्स के लिए स्पेशली ये सेक्टर बहुत ही एक ईजी है, क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन वुमेन्स में इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कम है। अभी हमने ये अस्मिता स्टार्ट किया है, वुमेन्स लीग अस्मिता के नाम पे, तो वुमेन्स को हमने इक्वलिटी के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है वुमेन्स को लेके, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, वहाँ पे हम फेडरेशन जो है और साई की सपोर्ट से वहाँ पे इक्विपमेंट पहुँचा के वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन करवाया जाए, जहाँ से वुमेन्स खिलाड़ी निकल के आए, उनकी प्रतिभा सामने आए और वो हर ऊपर स्तर पे जा सके। जैसे मैं गया था वाटर स्पोर्ट्स में, तो मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम साई में इंटरव्यू देने के लिए आया तो सरदार जी आप कहाँ पे ये कैनोइंग कैकिंग किए, तो हमने भी हिमाचल पोंग डैम में जाके, चंडीगढ़ सुखना झील में जाके इस चीज़ को देखा, तो उस समय अडॉप्ट किया। तो हमारे टाइम पे तो फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, एक बोट होती थी, 2 बोट होती थी, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं 10 ट्रेनिंग करने वाले, 5 मिनट आधा घंटा वो बैठेगा, 10 मिनट मेरी बारी कब आएगी। आज ऐसे हालात नहीं है, और एस्किमो रोल कब होगा। बिल्कुल, तो आज ऐसे हालात नहीं है। आज के हालात हमारे जो अभी साई ने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए सेंटर्स के ऊपर, हमारे नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और हमारे जो HPDs बना दिए, HPM बना दिए, वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अभी लेवल उसका अपग्रेड हो जाए और वो आगे हायर कंपटीशन में जाके अपना अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि सर हमारी जो स्पोर्ट्स है सबसे पहले उसमें स्विमिंग आना बहुत जरूरी है। बेसिकली हर पेरेंट्स डरता है पानी से, हर बच्चा डरता है पानी से। स्विमिंग इज द बेसिक नीड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। तो स्विमिंग आने के बाद ही बच्चे का डर जो है वो पानी में से निकल पाएगा। जब तक वो बच्चा डरेगा तब तक वो पैडलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। बच्चे को स्टार्टिंग में हम जो लाइफ वेस्ट जैकेट है वो पहना के ही पानी में भेजते हैं, चाहे उसको स्विमिंग आता है चाहे नहीं आता है। बट जब उसका डर खुल जाता है कि हाँ मैं अब इजीली पैडलिंग कर सकता हूँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, देन उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है। और जो हमारा भारत सरकार ने अभी ये नीतियां लेके आई, जब भी खेल नीति का बिल भी इन्होंने चेंज किया, बहुत सारी चीजें का एडवांटेज खिलाड़ियों को मिला है। और सबसे बड़ा चीज सर ये है जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स अलग से उसका एक इवेंट करवाना, वो सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि अगर यूथ गेम्स होती हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं, उसमें सारे गेम्स इंक्लूड होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम्स छिप जाती हैं। मीडिया का कवरेज जो है वो किसी दूसरे ज्यादा रहेगा, किसी एक पे कम रहेगा, तो वो हो जाता है कई बार। बट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जैसा फेस्टिवल मिलना, मोटिवेशन मिलना, तो सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, गांव वाले देख रहे हैं बच्चे को कि हमारा गांव का बच्चा इस स्तर पे परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होके इस स्पोर्ट्स में जरूर भागीदारी लेंगे। और उम्मीद है मुझे ये पक्का के आने वाले टाइम पे, अगर हम इसके ओलंपिक्स की मेडल की बात करें तो कैकिंग कैनोइंग के अभी हमारे 10 मेडल हैं, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 10 ब्राउन्स, तो मान लीजिए 30 मेडल तो हमारे पास ओलंपिक्स में इसमें है। अगर हम फुटबॉल, वॉलीबॉल और अदर स्पोर्ट्स भी अच्छी हैं, मगर उनमें अगर जाते हैं तो हम 3 मेडल के लिए जाते हैं। जहां हमारी टीम जा रही है 30 मेडल के लिए हम सोच के जा रहे हैं कि हमारे 30 मेडल हैं, 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं, 10 ब्राउन्स हैं। इस तरह कैनो सलालम के भी हमारे पास 6 मेडल्स हैं। तो रोइंग में हमारे पास 14 मेडल हैं, तो 14 गोल्ड हो गए, 14 ब्राउन्स, मान के चलिए 7 वुमेन, 7 मैन के मेडल। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जो है हम स्पोर्ट्स से लेके आ सकते हैं। सौमित्र जी, आगाज तो बहुत अच्छा हुआ है, खेलो इंडिया वाटर फेस्टिवल का इतना बड़ा आयोजन और उसे इतना एनकरेजमेंट मिलना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। भविष्य में क्या देखते हैं कि ऐसे आयोजन से हमारे खेलों को और खास तौर पर वाटर स्पोर्ट्स को क्या क्या प्रेरणा मिलेगी, और क्या अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी? पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता कि ये जो 409 एथलीट्स पार्टिसिपेट किया था, इसमें 50% लड़की लोग थे, यंग वुमेन। इसमें से 3 खास लड़की थे, ये थे शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन। फर्स्ट सिल्वर मेडल इन एन एशियन चैंपियनशिप स्लैलॉम में, ये खास कर बहुत बड़ी उपलब्धि है, हिस्टोरिक मेडल है। हम नीरज चोपड़ा की गोल्ड की बात करते हैं, ये कोई कमी नहीं है। इन बच्चियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सारे पार्टिसिपेट किया श्रीनगर में। हालांकि ऐसा उसने चाइना में मेडल जीता और डायरेक्टली इधर श्रीनगर आके पार्टिसिपेट किया, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। शिखा को मेडल मिली, पल्लवी को मेडल मिली। ये जो आइकॉन्स, स्पोर्ट्स नीड्स आइकॉन्स, अर्जुन लाल जट, वो रोइंग, वो टोक्यो में पार्टिसिपेट किया। इधर यहाँ पे वो आर्मी मैन है मगर दिल्ली को रिप्रेजेंट किया। क्या हुआ, हार गया एक लड़के के पास, सेकंड पहुंचा। तो जो जीता उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हमने ओलंपियन को हराया।
ओलंपिया ने उसको गले मिलाया। स्पोर्ट ऐसा ग्रो करता है, सेंटर्स, बोर्ड, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर आपको स्पोर्ट में हीरोज चाहिए। ये जो 3 लड़की का नाम मैंने जिक्र किया, ये हीरोज है। 30 मेडल तो शायद हमको दिखता नहीं कि हम इमीडिएटली, मगर शुरुआत हुई है और प्रोत्साहन मिल रहा है और गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इसी को आगे लेके जाना। नहीं तो खेलो इंडिया कैलेंडर में वाटर स्पोर्ट्स को एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिलता। सिमिलरली और भी सारे स्पोर्ट्स होंगे, आप अगले साल देखिएगा। मार्शल आर्ट्स में हमारा देश में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स है जो वुशु, पेंसाक्सिलेट जैसा, ताइक्वांडो, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, मगर उसको कभी में न्यूज का हेडलाइन में नहीं आता है। खास करके जब प्रधानमंत्री कोई एथलीट को फोन करके इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, कैसे आए हैं, आपका परिवार में क्या क्या सपोर्ट मिला है, इससे से पता चलता है कि सिर्फ एथलीट नहीं, उसके पीछे जो माता पिता का जो भूमिका है वो हर एक स्पोर्ट में है। खास करके मोहसिन अली, पिताजी कारपेंटर है और मोहसिन अली क्या करते हैं, 1200 स्कूल में जाके फिर शिकारा चलाते। क्यों शिकारा चलाते हैं? उसको डाइट के लिए पैसे चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री को जो वो कहा है, जो मीडिया में ये सब स्टोरीज आए हैं, ये इसको सरकार को, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को, उसको अलर्ट करेगा कि इसको सपोर्ट चाहिए। और खास करके सरकार का यही नीति है कि सपोर्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोसिस्टम को मजबूत करो, ताकि हमारे एटलीस्ट फैसिलिटी तो दीजिए। और जो 30 मेडल की बात की है, हमको अगर नेक्स्ट ओलंपिक्स में अगर हम क्वालिफाई करेंगे और फाइनल्स में पहुंचेंगे, दैट इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। और मान लीजिए अगर एशियन गेम्स में कायाकिंग में हमको अगर मेडल मिला है तो बल्ले बल्ले, और जिसकी पूरी संभावनाएं भी इस बार है। देखिए वो तो वही जो 3 लड़की जो कैनो स्लैलोम में जो मेडल जीती है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और पार्टिसिपेट करे, जब पत्रकार के हिसाब से देखते हैं, इट इज ए न्यू बिगिनिंग। उसमें भी स्लालोम जैसी स्पर्धा जो और कठिन मानी जाती है। प्रीत जी, थोड़ा सा जाते जाते ये बताएं कि ये जो स्पर्धाएं खास तौर पर स्लालोम वगैरह होती है, इनमें फर्क क्या है और क्या इसमें एथलीट को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा बाजू में ताकत की भी जरूरत पड़ती है? बिल्कुल सर, देखिए कैनो स्लालम जो स्पोर्ट्स है वो करंट वाटर का इवेंट है। ओलंपिक में वो करंट वाटर में होता है, पानी का बहाव रहता है बहुत तेज, उसमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम गेट्स रहते हैं। तो गेट पानी के बहाव के उल्ट आपको क्रॉस करके बेस्ट टाइमिंग देना है, अपना जल्दी से जल्दी वो कोर्स को कंप्लीट करना है, अपने इवेंट को खत्म करना है। तो वो टाइमिंग बेस्ड इवेंट है। तो जो हमारा टाइमिंग रहता है, हमारा अगर 300 मीटर का कोर्स है तो हम 300 मीटर को कोर्स में हम अगर 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर खत्म करते हैं तो हमारा बेस्ट टाइमिंग हम मानते हैं। क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाना ईजी रहता है कई बार, मगर जो अपस्ट्रीम है दोबारा घूमना, उस गेट को क्रॉस करना पानी के बहाव के उलट, और बिना गेट को टच किए हुए आपने जाना है। अगर गेट टच कर लिया, आपके जो पॉइंट्स हैं वो माइनस होते हैं, टाइमिंग में से आपकी कटौती की जाती है। तो खिलाड़ी को कहीं ना कहीं वहाँ पे ड्रॉबैक भी है। और इसकी ट्रेनिंग करना, और इसका सेंटर जो है अभी हमारे वही है, हमारा मैन मेड सेंटर्स इंडिया में अभी तक नहीं है। और हम जो नेचुरल सेंटर्स हैं, महेश्वर में सेंटर है हमारे पास, J&K में भी हमारा एक इसका करंट वाटर का सेंटर है। बोट्स में भी फर्क रहता है। जो कैनो स्प्रिंट्स की बोट है, कैकिंग को नहीं की जो स्प्रिंट इवेंट है, उनकी बोट्स अलग रहती हैं। इनकी बोट्स नीचे से थोड़ा बेस इनका फाइट रहता है, उनका बेस जो है नैरो, खाल जो है वो नैरो होता है। तो इनकी लेंथ में, स्ट्रेंथ में, बच्चों के डाइट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, हर चीज में डिफरेंट है। जैसे हम कैनो कैकिंग की बात करते हैं तो टेक्निकली 1000 मीटर और 500 मीटर का ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। 200 मीटर हमारा स्प्रिंट इवेंट है। बिल्कुल ऐसे तो 1000 मीटर भी स्प्रिंट में आता है, बट 1000 मीटर 500 मीटर का ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। 200 मीटर का बिल्कुल डिफरेंट है। उसका डाइट प्रोग्राम प्लान अलग रहेगा, बच्चे का साइकोलॉजिकली अलग रहेगा, बच्चे का मसल्स जो हमने डेवलप करना है उसके ऊपर हमको अलग से काम करना पड़ेगा। स्लालम के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो वेदर कंडीशंस बहुत डिपेंड करती हैं, आपकी विंड वेरिएशंस कैसी चल रही हैं, जिस वेन्यू पे वो स्पोर्ट्स हमारा कंपटीशन हो रहा है। सपोज हम जहाँ पे इंडिया में ट्रेनिंग करके गए, तो हम चले गए हंगरी, हम चले गए बाहर कहीं जर्मनी, तो वहाँ पे जो जाते ही एक तो हमारा जो जेट लैग रहता है बच्चों का, वो सबसे पहले 10-15 दिन पहले अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो हमारा वो उतरना चाहिए। उसके बाद वहाँ के क्लाइमेट में हमको अडॉप्ट करना, मसल्स को अडॉप्ट करना, फूड सिस्टम को हमारा मेंटेन करना, और वहाँ की जो विंड वेरिएशंस है उसको समझना। ग्राउंड में अगर हम कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हमको 2 तरह का रेजिस्टेंस मिलता है, ग्राउंड फ्रिक्शन रहता है और एयर। यहाँ पे पानी में हमारा विंड भी है, वेव भी है, और जैसे बोर्ड का फ्रिक्शन चलता है वो भी रहता है। तो तीनों को भाव के समझ के खिलाड़ी जो अपना स्ट्रेटजी प्लान करता है, कंपटीटर को समझना, ये सारी टेक्टिकल स्किल्स हैं जो बच्चा ग्राउंड में हमारा खिलाड़ी करता है। तो इन चीज़ों में सर फर्क तो रहता है। स्लालम हमारा इवेंट ऐसा है कि जो बच्चा बिल्कुल ही निडर होगा, तेज बहाव को देख के जो फ्लैट वाटर वाला बच्चा भी है वो भी डर जाता है कि यार पानी इतना तेज चल रहा है, तो उसमें स्कीमो रोल करना है। तो स्कीमो रोल करके आपको अलग से भी इवेंट में अपना एक प्रतिनिधित्व करते हुए कि हमारा मेरे अंदर ये स्किल भी है तो मैं इसी तरह से भी कर सकता हूँ, उसके अलग से मार्क्स जो है मिलते हैं। तो अभी जो 2 इवेंट है कैक क्रॉस के भी ऐड किए गए हैं, वो भी स्लालम का ही पार्ट है। कैक क्रॉस
नाम उनको अलग दे दिया गया। तो वो क्या है, वो भी स्लालम का पार्ट, उसमें एक प्लेटफॉर्म रहता है, प्लेटफॉर्म से स्लाइड करके ऊपर से जंप करके नीचे बच्चा जाता है। तो वो खिलाड़ी का हर खिलाड़ी का अपना एक अलग रूप है, अलग स्ट्रेटजी है। मगर मैं ये समझता हूँ स्लालम के अंदर भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि स्लालम में हम पहले क्वालिफाई कर जाएं ओलंपिक्स में, क्योंकि स्लालम इवेंट्स में हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा उन्होंने अपना रैंकिंग दिखाया और एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेके आए और हर साल मेडल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल आया बाद में नहीं आया, कंटिन्यूटी में मेडल आ रहे हैं। स्प्रिंट में भी कंटिन्यूटी में मेडल आ रहे हैं। एक डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा, 200 मीटर है, 500 मीटर है, 1000 मीटर है, कौन सा इवेंट हमारा K1 है, K2 है, K4 है, किसको हम अच्छे से करके अच्छा प्रतिनिधित्व करके अपना मेडल ला सकते हैं। वो फोकस सिर्फ जरूरी है। अभी हमारे पास फॉरेन कोचेस भी हैं इंडिया में, बिल्कुल उम्मीद भी है और श्योर भी है कि हम आने वाले नियर भविष्य में हमारे कैनोइंग कायाकिंग का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है और भारत देश का जो ओलंपिक में तिरंगा फहराने का सपना है कि हमारे मेडल बहुत अच्छे ज्यादा हो, वो इसी स्पोर्ट से आएंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। लोग भाषा में कहते हैं आपके मुंह में गुड़ घी शक्कर। तो बहुत बहुत आशा जगाता है आपका वक्तव्य। प्रीत सिंह जी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक कैनोइंग और कायाकिंग के और साथ में वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस जी, आपका बहुत बहुत आभार। जी हाँ दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी सच ही कहते हैं, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। जम्मू और कश्मीर में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भारत के युवा खिलाड़ियों को नई बुलंदियां देगा और कहीं न कहीं एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग के भारत के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करेगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत फिट रहे, स्वस्थ रहे और खेलता रहे। हम सब हमारे खेलों और खिलाड़ियों की जरूर हौसला अफजाई करें और हफ्ते में कम से कम 1 घंटा खेलों को जरूर दें। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर